आज हम लोग देखेंगे महाजनपद के बारे में। इससे पहले 2 चैप्टर हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन है, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? तो द्वितीय नगरीकरण का आरंभ हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व युग, इस युग में कृषि, व्यापार और प्रशासन में प्रगति के साथ साथ मगध, कोसल और वश जैसे राज्यों और महाजनपदों का विकास हुआ। भारत में पहला शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? तो प्रथम राजवंश का नाम हर्यक वंश था। इस वंश की राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार मगध का प्रथम राजा था जिसने हर्यक वंश की शुरुआत की, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? तो ये 16 महाजनपद थे और इनका वर्णन है अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य में और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची में शामिल हैं अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते थे और बाद में पाटलिपुत्र हो गई, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, वश की कौशाम्बी, कोसल की श्रावस्ती, सुरसेन की मथुरा, पांचाल की अहिछत्र, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, चेदी की सोथिवती या बांदा, अवंती की उज्जैन या माहिष्मति, गांधार की तक्षशिला पुरुषपुरा, कम्बोज की राजपुरा, अशमक की पैठन या प्रतिष्ठान, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनीरा। कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान में किसका एक भाग है? तो उत्तर प्रदेश का भाग है। अन्य महाजनपदों के आधुनिक नाम मुंगेर और भागलपुर के अंगा, गया और पटना के मगध, काशी बनारस, वश का अवंती, वश का प्रयागराज, मालवा और मध्य प्रदेश का अवंती, गांधार का रावलपिंडी, वज्जी का उत्तर बिहार, जयपुर, मत्स्य, मेरठ और हरियाणा का कुरु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सुरसेन और पांचाल, चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, राजौरी, हाजरा और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, कम्बोज गोदावरी के तट पे, अशमक या असस्का देवरिया और उत्तर प्रदेश, मल्ल। क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? तो इन्होंने मगध साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? तो ये गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। इन नदियों और भूमि की उर्वरता के कारण 6ठी शताब्दी ईस्वी में मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया। अब मगध बिहार क्षेत्र का एक भाग है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों फसल की उपजों के डैश की दर से कर वसूलते थे? तो 1/6 भाग की दर से। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से 1/6 भाग नामक कर वसूलते थे और ये कितना होता है? 1/6। शासक का नाम साम्राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो महापद्म नंद मगध साम्राज्य से सही, अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य से गलत। महापद्म नंद पूर्वी मगध में नंद वंश की स्थापना की। उसने अपने राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र पटना बिहार की स्थापना की। मौर्य वंश, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था। सही है। नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। नगर प्रशासन सुनियोजित था, ये भी सही है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में स्थापित भारत का पहला प्रमुख साम्राज्य था। यह ऑक्सस घाटी से कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, जो उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को कवर करता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो 64 द्वारों और 570 मीनारों से घिरा एक शहर था।
मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का दस्तावेजीकरण किया। क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के शिलालेख जो उनके शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व के दौरान उत्कीर्ण किए गए थे, स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं पर लिखे गए शिलालेख हैं। प्रमुख शिलालेखों में स्तंभ शिलालेख प्रथम शामिल है, जो लोगों की सुरक्षा पर जोर देता है, और स्तंभ शिलालेख 2 जो धम्म को करुणा और सत्य के रूप में परिभाषित करता है। स्तंभ शिलालेख 7 अशोक ने सभी संप्रदायों की आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता की इच्छा का वर्णन किया है। 7 में रूमनदेही शिलालेख बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की उनकी यात्रा को चिन्हित करता है, जबकि ग्रीक और प्राकृत में लिखे गए कंधार ग्रीक शिलालेख 1963 में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? तो अशोक से। प्रियदर्शी एक सम्मानजनक उपाधि है जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करता है। मानवीय या वह जो दयालुता दिखाता है वो। डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो जो डिमेकस है वो बिंदुसार के टाइम पर आया था। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रोचेटस या अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार ने आजीवकों को संरक्षण दिया और उन्हें आजीवक ब्राह्मण पिंगलवस द्वारा शिक्षा दी गई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। अशोक के प्रमुख शिलालेख 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, जिसमें जीवन की नाश और इसके कारण हुई पीड़ा के लिए खेद व्यक्त किया गया है। इसमें उनके बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है, जिसमें धर्म धार्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रमुख शिलालेख 12 अशोक की सहिष्णुता और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान से संबंधित है। प्रमुख शिलालेख 10 एक शासक के रूप में अशोक के कर्तव्य और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर चर्चा करता है। प्रमुख शिलालेख 11 धर्म और नैतिक आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है? तो कुमार। 18 तीर्थ प्राचीन प्रशासन में प्रमुख अधिकारी थे, जिसमें मंत्री थे मुख्यमंत्री, पुजारी को पुरोहित, सेना कमांडर सेनापति, राजकुमार को युवराज, महल के परिचारकों का प्रमुख को दवारिक, अंतर्वर्षिक का मतलब था राजा के रक्षकों का प्रमुख, प्रशस्त मीन्स मजिस्ट्रेट, समाहर्ता मीन्स कलेक्टर जनरल, समनिधाता मीन्स मुख्य कोषाध्यक्ष और प्रदेश मीन्स आयुक्त जैसी भूमिकाएं शामिल थी। अन्य भूमिकाओं में नायक, नगर रक्षक, पौर नगर प्रमुख, करमंता खान अधीक्षक, दंडपाल सेनाधिकारी और दुर्गापाल किले का संरक्षक शामिल थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी? तो ब्रह्मचर्य। अशोक के धम्म में, जैसा कि उसके शिलालेखों में उल्लेखित है, निम्नलिखित बुनियादी विशेषताओं पर जोर दिया गया। अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य का पृथक्करण, राजनीतिक एकीकरण में प्रजा के बीच एकता और सद्भाव। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? तो सेल्यूकस प्रथम द्वारा मेगास्थनीज को भेजा गया था। वह एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, कूटनीतिज्ञ और नववंश विज्ञानी थे, जिन्होंने प्रसिद्ध कृति इंडिका लिखी थी, जो मौर्य साम्राज्य, उसके प्रशासन, समाज, भूगोल और संस्कृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? तो प्रमुख शिलालेख फर्स्ट में पशु बलि के बताया गया है।
पहले में अशोक के बताया गया अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख 3 भाषाओं प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक में है और 2 लिपियों ब्राह्मी और खरोष्टी में है। प्रमुख शिलालेख में जो दूसरा शिलालेख है इसमें धम्म के तहत सामाजिक कल्याण का उल्लेख है और प्रमुख शिलालेख 3 में इसमें घोषणा की गई है कि माता पिता और ब्राह्मणों और श्रमणों सहित सभी जीवित चीज़ों के प्रति सम्मान एक सद्गुण है। प्रमुख शिलालेख 4 जीवों के प्रति सम्मान और अहिंसा तथा संबंधियों के प्रति शिष्टाचार। प्रमुख शिलालेख 13 इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, कलिंग पर अशोक की विजय। क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश भेजा? तो सिलोन श्रीलंका भेजा था। अशोक 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के तीसरे राजा थे। भाब्रू बैराट शिलालेख जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन डैश में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। भाब्रू एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बोस्ट्रोफेडन लिपि एकांतर पंक्ति में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की द्वि दिशात्मक लिपि में है। क्वेश्चन है, सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? तो ये बिंदुसार ने किया था। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था जो अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का पुत्र था। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफा डैश में स्थित है? तो ये गया बिहार में स्थित है। बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर क्षेत्र में स्थित बराबर गुफाएं मौर्य काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और सम्राट अशोक द्वारा आजीविक तपस्वियों के लिए बनाई गई थी। गुफाओं में करण, चौपर, लोमस, ऋषि सुदामा और विश्वकर्मा गुफाएं शामिल हैं। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? धनानंद को हराया था। नंद वंश का अंतिम शासक था और उसकी पराजय से भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास से संबंधित अपने संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो अशोक ने। अशोक मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट थे। धम्म की नीति का प्रचार करने के लिए उन्होंने शिलालेखों का प्रयोग किया था। इन शिलालेखों का प्रयोग राजा अशोक और उनकी प्रजा के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंघली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? तो ये महावंश है। यह महानवा द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, इंडिका मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई। उनका यूनानी नाम सेंड्रोकोटस था। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य के धनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। उनके कार्यकाल के दौरान मेगास्थनीज यूनानी इतिहासकार ने भारत का दौरा किया। वह जैन धर्म का पालन करते थे। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या काम होता है? कर निर्धारण करना। मौर्य प्रशासन के दौरान अधिकारी। शुल्काध्यक्ष का मीनिंग है शाही आय के प्रभारी अधिकारी। कोषाध्यक्ष कोषीय अधिकारी। लक्षणाध्यक्ष सिक्का ढालना। रजूकस भूमि मापक। युक्ता अधीनस्थ राजस्व अधिकारी। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष कार्यालय वाणिज्य विभाग। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8 वर्ष बाद। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। राजा अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय साम्राज्य के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो इंडिका में भारतीय साम्राज्य के 7 वर्णों का उल्लेख है। वे ब्राह्मण, उच्च वर्ग, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक, पार्षद और मूल्यांकन करता थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? तो अश्वाध्यक्ष कहते थे। मौर्य साम्राज्य के अधिकारी मंत्री, मुख्यमंत्री, सेनापति, प्रमुख सेनापति, युवराज, राजकुमार, शुल्काध्यक्ष, शाही आय का प्रभारी अधिकारी, प्रशस्ति, कारागार प्रमुख, कोषाध्यक्ष, कोष प्रमुख, व्यवहारिक, मुख्य न्यायाधीश, दंडपाल, प्रमुख पुलिस, अन्नपाल, खाद्यान्न विभाग का प्रमुख, प्रादेशिक जिला प्रशासक, हस्त्याध्यक्ष, हाथी वाहिनी का मुख्य सेनापति, रथाध्यक्ष, रथ वाहिनी का मुख्य सेनापति और नायक, नगर सुरक्षा अधिकारी। डैश में पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी, लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ को लॉयन कैपिटल, धम्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व बनवाया गया था। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो अर्थशास्त्र। यह मुख्य रूप से शासन कला के सिद्धांतों और अभ्यास पर केंद्रित था, जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दी गई थी? तो यह जीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। इसकी स्थापना गोसाल मस्करीपुत्र ने की थी। यह इस दर्शन पर आधारित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मामलों को नियति नामक एक ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा आदेश दिया गया था, जो किसी व्यक्ति के भाग्य सहित सभी घटनाओं को निर्धारित करती थी। 7 गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय के लिए किया गया था। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी में स्थित थे। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे, जिनका शासनकाल 297 से 273 ईसा पूर्व था। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? तो ब्रह्मगिरी सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना। मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त, उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? तो सांची में नहीं है। यह कई स्तूपों और मठों वाला एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। अशोक का नाम इनमें से केवल 4 स्थानों पर उपयोग किया जाता है: मस्की, ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, गुजरा जो कि मध्य प्रदेश में है, नेत्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में है। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना अशोक का मुख्य उद्देश्य था। स्तंभों पर तीसरे मौर्य सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व में शासन किया के आदेश अंकित है। 7 स्तंभ शिलालेख है। 7वें स्तंभ शिलालेख में धम्म महामात्यों का उल्लेख है और यह लगभग सभी स्तंभों में सबसे लंबा स्तंभ है। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं, जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने आजीवक तपस्वियों के लाभ के लिए किया था। इन्हें एक ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक से काटा गया था। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 10 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। 2400 में ग्रेट वॉल। सम्राट चिन शी हुआंग ने 221 ईसा पूर्व के आसपास महान दीवार के निर्माण का आदेश दिया था। इसका उद्देश्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा को आक्रामक लोगों से बचाना था। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग शासन किया। उन्होंने 125 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक
अंतिम शासक देवभूति कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व, शासन 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। अंतिम शासक सुशर्मा, सातवाहन वंश के संस्थापक शिव, प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए डैश को नियुक्त किया, धम्म महामात्र को नियुक्त किया। तीर्थ प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी कुल 18 तीर्थ हैं। अमात्य उच्च पदस्थ अधिकारी लगभग वर्तमान सचिवों की तरह होते थे। राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी सन्निधाता, मुख्य कोषागार समाहर्ता, राजस्व के कलेक्टर जनरल, युक्ता साम्राज्य के राजस्व के लिए जिम्मेदार अधीनस्थ अधिकारी, रज्जुक भूमि माप और सीमा निर्धारण के प्रभारी अधिकारी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, सही है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे, सही है। ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ी गई। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? तो रूपनाथ नहीं है। अशोक के लघु शिलालेख कंधार जो कि अफगानिस्तान में, लंपक अफगानिस्तान में, दिल्ली में बहापुरा, बैराट राजस्थान में, भाबरू राजस्थान में, गुजरात मध्य प्रदेश में, रूपनाथ मध्य प्रदेश में, पंगुड़िया मध्य प्रदेश में, सासाराम बिहार में, बराबर गुफाएं बिहार में, राजुला मंडागिरी आंध्र प्रदेश, सुवर्णागिरी आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, जदिना रामेश्वर कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, मस्की कर्नाटक, नित्तूर कर्नाटक, उदयगोलम कर्नाटक, पालकी गुंडू और गविमठ कर्नाटक। डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। तो मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक नाम का एक प्रचलित न्यायालय था। मौर्य साम्राज्य, इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना, और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया जो कंटक शोधन के अधीन है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1870 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। 1851 में उन्होंने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की।